नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। वक्त हो चला है देवभूमि समाचार का। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में के भराड़ीसेन में आज 19 से 22 अगस्त तक विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो गया। वहीं विधानसभा का ये सत्र हंगामेदार रहा। कांग्रेस विधायकों ने कार्यसूची फाड़ी और सदन में उछाली है। इसके बारे में वेल में धरने पर जो है वो बैठ गए। विधानसभा अध्यक्ष ने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा कि यह बेहद दुखद है। सदन के अंदर सचिव के टेबल, माइक और टैबलेट को तोड़ दिया गया। कानून व्यवस्था पर कांग्रेस के विरोध के चलते लगातार कार्रवाई स्थगित की जा चुकी है। सदन की कार्रवाई के दौरान विपक्षी नेताओं ने सचिव की टेबल पलटने की कोशिश की, साथ ही माइक तोड़ने की भी कोशिश की। कांग्रेस विधायकों ने वेल में लहराए हैं कागज और इसी के बाद लगातार कर रहे प्रदर्शन और नारेबाजी। इसके बाद सदन को 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया और गैरसैंण के भराड़ीसेन में आज मानसून सत्र का आगाज हंगामेदार रहा। सत्र सदन की कार्रवाई को 3 बजे तक जो है यहां पर स्थगित कर दिया गया। तो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से गैरसैंण में आज पहला दिन है और पहले दिन ही जो है हंगामेदार जो है वो सत्र रहा है। किस तरीके से विपक्ष के तमाम विधायकों ने यहां पर तोड़फोड़ करने की कोशिश की, टेबल पलटी और जो सूची थी उसको भी हवा में उछाल दिया। तो विपक्ष से सचिव की टेबल जो है उसको भी पटकाया, कहीं टेबल तोड़ी है, कहीं टैबलेट तोड़े हैं, कहीं माइक को छेड़ा है। तो गैरसैंण के भराड़ीसेन में मानसून सत्र जो है वो काफी हंगामेदार जो है पहले दिन रहा है। 4 दिन मानसून सत्र चलना है, लेकिन इसी बीच 3 बजे तक जो है कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है, जो खबरें निकल के सामने आ रही हैं। तो विपक्ष ने सचिव की टेबल को जो है यहां पर पलटा और माइक से तोड़फोड़ की है। हालांकि इस पूरे मामले में जो ऋतु खंडूरी अध्यक्ष हैं विधानसभा की, उन्होंने नाराजगी जताई है और कहीं ना कहीं देखिए विपक्ष की ओर से सचिव की टेबल जो पटकी गई और तोड़फोड़ की गई उसका खंडन जो है यहां पर लगातार विपक्ष विधानसभा में किया जा रहा है। आज जो भी सदन में हुआ वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और चूंकि इस मानसून के समय में, आपदा के समय में ये विचार हुआ कि सदन भराड़ीसेन गैरसैंण में चले, जो हमारी एक संभावनाओं का केंद्र है, भावनाओं का केंद्र है और सभी लोग बहुत मुश्किल से, तमाम जगह पर सड़कें भी टूटी हुई थी, उसके बावजूद भी यहाँ पहुँचे हैं। पूरा सदन यहाँ पर आहूत किया गया है। सदन में बहस होनी चाहिए थी, जो जनता के मुद्दे हैं उन पर बात होनी चाहिए थी, लेकिन विपक्ष ने जिस प्रकार से कानून व्यवस्था की धज्जियाँ उड़ाते हुए वो कानून व्यवस्था पर चर्चा करने की बात कर रहे थे और उन्होंने कानून व्यवस्था खुद ही अंदर तोड़ दी। आज पूरा प्रदेश देख रहा है कि किस प्रकार का कृत्य यहाँ पर पहली बार इस सदन के अंदर हुआ है। हम तो सदन चलाना चाहते थे और पंचायत चुनाव में भारी जीत भारतीय जनता पार्टी की हुई है। लोगों ने पंचायत चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने विधानसभा का चुनाव हो, नगर निकाय के चुनाव हो, या अभी हुए त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव जो संपन्न हुए हैं, उसमें जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को चाहे निकाय हो, चाहे वो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों, सभी क्षेत्रों की विकास की जिम्मेदारी सौंपी है, उससे उनका हताश होना, निराश होना स्वाभाविक है। और उनकी हताशा और निराशा इतने महत्वपूर्ण सत्र में जिस प्रकार से दिखाई दी वो जनता देख रही है। और पूरे प्रदेश के अंदर निष्पक्ष चुनाव हुए हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति जहाँ पर एक आध जगह पर आई है उसके लिए हम कार्रवाई कर रहे हैं, प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, सरकार कार्रवाई के लिए उस पर कहा है और पूरे राज्य के अंदर निष्पक्ष चुनाव हुए। उसका परिणाम है देहरादून में जहाँ जीत गए वहाँ कोई गड़बड़ी नहीं हुई। बाजपुर में जो यशपाल आर्या जी का विधानसभा क्षेत्र है वहाँ ब्लॉक प्रमुख का चुनाव जीत गए, वहाँ कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। और जैसे पूरे देश के अंदर इनकी पार्टी की परिपाटी बन गई है कि जहाँ ये हारते हैं वहाँ अपने फेस सेविंग के लिए कभी ईवीएम का सहारा लेते हैं, कभी चुनाव आयोग पर ठिकरा फोड़ते हैं, कभी प्रशासन पर फोड़ते हैं, कभी सरकार पर फोड़ते हैं, कभी वोट चोरी की बात करते हैं। भली भांति लोग जानते हैं कि इनके कालखंडों में किस प्रकार से वोटों की चोरी हुई है
और जिस नैनीताल की बात हो रही है, उसी नैनीताल में हमारी पार्टी का प्रत्याशी अध्यक्ष पद की दीपा धर्मवाल निर्वाचित हुई है और वहीं उपाध्यक्ष पर कांग्रेस निर्वाचित हुई है। अगर ये निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा होता तो दोनों ही पद जो है भारतीय जनता पार्टी के होने चाहिए। वीडियो रिकॉर्डिंग हुई है। निर्वाचन आयोग के जो भी निर्देश हैं या जो भी उसकी गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के अनुरूप सारे काम हुए हैं। तो यहाँ पर सदन में चर्चा होनी चाहिए थी। हम चर्चा के लिए तैयार हैं। हमने पूरी तैयारी के साथ हम आए थे। पक्ष हो विपक्ष हो, हमको राज्य के लिए काम करना है, राज्य को आगे बढ़ाने के लिए काम करना है। हमारा राज्य देश का श्रेष्ठ राज्य बने, उसके लिए काम करना है। लेकिन आज विपक्ष ने जिस प्रकार से यहाँ पर मेजें तोड़ी हैं, विधानसभा अध्यक्ष के सामने जिस प्रकार से कागज़ के पुतले बना के फेंके हैं, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आज और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा जुड़ चुके हैं। अभय कैंतुरा के पास चलते हैं अधिक जानकारी के साथ। अभय, क्या जानकारी है? पूरी पहले दिन जो है 11 बजे सत्र शुरू हुआ और 3 बजे तक स्थगित हो गया। कार्रवाई किस तरीके से होगी जब 4 ही दिन सत्र चलना है? तो फिर देखिए, 4 दिन भी नहीं कह सकते हैं। जिस प्रकार से विपक्ष का रवैया सदन के भीतर देखने को मिला, उस रवैये को देखते हुए कह सकते हैं कि सदन पूरे 4 दिन नहीं चल पाएगा। 4 दिन नहीं चल पाएगा, क्योंकि जिस तरीके से पहले दिन ये कह सकते हैं कि सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक का जो समय रहा है, उस समय में 4 बार सदन की कार्रवाई स्थगित हुई है। प्रश्नकाल नहीं चल पाया। प्रश्नकाल में जो जनहित के जो प्रश्न विधायकों की तरफ से लगाए गए, उन प्रश्नों के जवाब यहाँ पर नहीं आ पाए। विपक्ष के सदस्यों की तरफ से साफ तौर पर सदन के भीतर विधानसभा के जो सचिव हैं, उनकी टेबल को पलटने का काम वहाँ पर किया गया। जो माइक था, उस माइक को तोड़ने का काम वहाँ पर हो पाया। और ये सीधे तौर पर जो चीज़ें हैं, उन चीज़ों को बड़ा नकारात्मक रूप से यहाँ पर देखने का काम किया जा रहा है। सत्ता पक्ष की तरफ से कोशिश बार बार यहाँ पर की गई। खुद विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से बार बार विपक्ष के सदस्यों को जो व्यवहार था उनका, उस व्यवहार को सही करने के लिए कहा गया, अपनी सीट पर बैठने के लिए कहा गया। लेकिन विपक्ष के सदस्य कानून व्यवस्था को लेकर सीधे तौर पर चर्चा कराने की मांग यहाँ पर कर रहे थे। पंचायत चुनावों में जो घटनाक्रम घटा है, उस घटनाक्रम पर जो दोषी अधिकारी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग उनकी तरफ से की जा रही थी। और जब इन सब चीज़ों पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई, ना ही विपक्ष की किसी मांग को स्वीकार करने का काम यहाँ पर सत्ता पक्ष की तरफ से किया गया, तो फिर आक्रामक रूप विपक्ष के सदस्यों की तरफ से लगातार रहा। यानी जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू होती थी, विपक्ष के सदस्य सदन की बेल में आकर नारेबाजी करने लगते थे। सरकार के जो काम थे उनके खिलाफ नारेबाजी वहाँ पर करते थे। जो कार्यसूची सदन के लिए दी जाती है, उस कार्यसूची को फाड़ने का काम वहाँ पर विपक्ष के सदस्यों की तरफ से किया जाता था। और यही वजह रही कि लगातार सदन बार बार स्थगित होने के चलते कह सकते हैं कि जो प्रश्नकाल था वो भी नहीं आ पाया। और अभी 3 बजे तक के लिए सदन की कार्रवाई स्थगित है। 3 बजे के बाद जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी, तो फिर उन सब चीज़ों में देखने वाली बात ये होगी कि कैसा रुख अब विपक्ष के सदस्यों का रहता है। जी बिल्कुल, देखिए 3 बजे जिस तरीके से कार्रवाई होगी वो तो खैर देखने वाली चीज़ होगी। लेकिन देखिए, इस चीज़ की आशंका तो शुरू से ही थी कि जो सत्र है वो हंगामेदार रहने वाला है। कई सारे मुद्दों में जो है कांग्रेस सरकार को घेर सकती है। पंचायत चुनाव का क्योंकि अभी आपने जिक्र किया, मुख्यमंत्री की हमने अभी बाइट चलाई, अपने दर्शकों को दिखाई किस तरीके से वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। लेकिन विपक्ष यहाँ पर यह कह रहा था कि देखिए यहाँ पर जो है धांधलेबाजी की गई और जो अधिकारी हैं उन्होंने कहीं ना कहीं निष्पक्षता नहीं निभाई। तो ये भी एक मुद्दा है तोड़फोड़ करने का। लेकिन तोड़फोड़ करना कहां तक सही? देखिए, वो अनुचित यहाँ पर कहा जा सकता है, क्योंकि सदन परंपराओं से चलता है। सदन की जो मर्यादा है, उस मर्यादा के अनुरूप सदन की कार्रवाई वहाँ पर चलती है। जो संविधान होता है, उस संविधान के अनुरूप सदन को चलाने का काम यहाँ पर किया जाता है। जो सदन की जो प्रक्रिया होती है, नियमावली जो होती है, उस नियमावली के हिसाब से सदन यहाँ पर चलता है। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष के सदस्य सदन की कार्रवाई शुरू होते ही नियम 310 के तहत चर्चा कराने की मांग यहाँ पर कर रहे थे, वो स्वीकार्य नहीं कही जा सकती है। क्योंकि प्रश्नकाल सबसे पहले होता है। प्रश्नकाल में जनहित के विषय यहाँ पर होते हैं, जो जनता से जुड़े जो विषय होते हैं उनको उठाने का काम होता है। लेकिन विपक्ष उन सब चीज़ों पर तैयार नहीं दिखा। और जिस तरीके से पंचायत चुनाव में ये कह सकते हैं कि बदहाल कानून व्यवस्था का विषय रहा, उस पर ये कह सकते हैं कि अभी भी मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है, उस पर सुनवाई होना अभी बाकी है। और
सत्ता पक्ष उन सब चीज़ों को स्वीकारते हुए भी नजर आ रहा है। उनका कहना है कि कुछ जगहों पर सही नहीं हो पाई, कानून व्यवस्था सही नहीं दिखी है, लेकिन उस पर जो निर्णय हाईकोर्ट की तरफ से दिया जाएगा वो सभी को स्वीकार्य यहाँ पर होगा। ऐसे में जब तक निर्णय नहीं आता है तब तक विपक्ष को अपना रुख तो कम से कम नरम यहाँ पर रखना चाहिए। जो नियमावली होती है सदन की, उस नियमावली के अनुरूप का सदन की कार्रवाई चलने देनी चाहिए थी, लेकिन जिस तरीके से सदन के भीतर का घटनाक्रम घटा है उसे अमर्यादित कहा जा सकता है। ना सदन की परंपराओं के अनुरूप उसे कह सकते हैं और ना ही किसी भी विधानसभा सदस्य के लिए ये उचित व्यवहार कहा जा सकता है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। अब तमाम जानकारी के लिए नज़र बनाए रखें आप किस तरीके से जो सत्र है वो रहता है। अब आगे हंगामेदार सत्र रहा है पहले दिन और 3 बजे तक स्थगित जो है सत्र को कर दिया गया था। खबरों पे आगे बढ़ेंगे। खबर नैनीताल से है, जहां जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के नतीजों की घोषणा कर दी गई है। बीजेपी को यहां बड़ी सफलता जो है वो मिली है। अध्यक्ष पद पर बीजेपी की दीपा धर्मवाल ने कांग्रेस की पुष्पा नेगी को कड़ी टक्कर देते हुए हरा दिया। ये जीत बीजेपी के लिए जिले में एक अहम राजनीतिक बढ़त जो है वो मानी जा रही है। नैनीताल में बीजेपी की बड़ी जीत जो है उसकी हम आपको जानकारी दे रहे हैं। तो देखिए, आपको बता दें कि इस तरीके से नैनीताल में एक बड़ी जीत जो है जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर भारतीय जनता पार्टी को यहां मिलते हुए नजर आ रही है। कांग्रेस को झटका लगा कहीं ना कहीं। पुष्पा नेगी जो कांग्रेस की उम्मीदवार थी उनको यहां पर जो है हार का सामना करना पड़ा है और नैनीताल में बीजेपी को यहां पर एक बड़ी सफलता जो है मिली है, जिसके बाद दीपा धर्मवाल जो है उन्होंने अपनी जीत यहां पर दर्ज की है। मेरी ये बहुत बड़ी जीत है हमारे लिए और मेरी व्यक्तिगत जीत नहीं है, ये मेरी भारतीय जनता पार्टी की जीत है, जिसने मुझे सपोर्ट दिया, समर्थन किया और मुझे अध्यक्ष के रूप में, प्रत्याशी के रूप में मुझे उम्मीदवार बनाया और मेरे साथ सब लोग जितने थे मेरे समर्थन, उनकी जीत है। गोलजू के दरबार में हाँ, गोलजू का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी जिसने मुझे न्याय दिलवाया। ये तो कोर्ट में विचाराधीन है और इसमें कुछ ज्यादा मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी। कोर्ट में भी अभी मामला लड़ने होने के चलते बहुत सारी चीजें आगे बढ़ेंगी। अगर चीजें सुप्रीम कोर्ट तक जाती हैं तो उसको लेके तैयार हैं। देखिए, इसी खबर पे हमारे संवाददाता समीर जुड़ चुके हैं नैनीताल से। समीर, क्या कुछ जानकारी आपके पास है? फोन लाइन पे आप हमारे साथ जुड़े हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं एक बड़ी सफलता जो है यहाँ मिली है और कांग्रेस की एक बड़ी हार कहीं ना कहीं। जी बिल्कुल, देखिए कई दिनों से जो है इसका इंतजार किया जा रहा था और इसमें मामले में हाईकोर्ट में भी याचिका दायर हुई थी और आज जो है जो जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो रिजल्ट है इसकी घोषणा की गई है, जिसमें बीजेपी की दीपा धर्मवाल ने कांग्रेस की जो प्रत्याशी हैं उनको हराकर जीत हासिल करी है। इसके साथ जो उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस की, उन्होंने बीजेपी के प्रत्याशी को हराया है। तो देखिए, रिजल्ट की घोषणा हो गई है और अभी जो है उत्तराखंड उच्च न्यायालय में भी एक याचिका पर सुनवाई चल रही है और इसमें एसएसपी और डीएम नैनीताल को इस पर अपना जवाब दाखिल करना है। तो फिलहाल देखिए, अभी बीजेपी को बड़ी जीत इसमें हासिल हुई है और कांग्रेस की इसमें हार हुई है। जी लेकिन समीर, देखिए, लगातार कांग्रेस ये बात कह रही थी, हालांकि उसके संदर्भ में जो है नैनीताल हाईकोर्ट में भी मामला चल रहा है, लेकिन कांग्रेस किस तरीके से हार को स्वीकार कर रही है? अब क्या फिर से आरोप तो नहीं लगाए जा रहे हैं? जी देखिए, कल जब इस पूरे मामले में सुनवाई हुई थी तो एक बिंदु यह आया था कि जो जिलाधिकारी उन्होंने रीपोलिंग के लिए कहा था जी, लेकिन 15 तारीख की तड़का सवेरे 3 बजे जो है जो वोटिंग काउंटिंग की गई और जो उसका रिजल्ट था उसको रिजर्व कर लिया गया था और सिंबल के मामले में रख दिया गया था। चलिए, बहुत शुक्रिया समीर। पूरे मामले में जो कांग्रेस के जो अधिवक्ता हैं और जो प्रत्याशी हैं, ये इन्होंने उच्च न्यायालय में अपना बिंदु रखे और कोर्ट को बताया कि ये सब चीजें हो गई हैं। हालांकि देखिए, कोर्ट ने चुनाव के लिए कोई हस्तक्षेप नहीं करा। उन्होंने ये साफ तौर पे कहा है कि अगर किसी को इसमें कोई आपत्ति होती है तो वो चुनाव आयोग के समक्ष अपने जो इशू है वो रख सकता है और दूसरा, अगर हाईकोर्ट आना है तो वो इलेक्शन पिटीशन के माध्यम से कोर्ट आ सकता है। तो फिलहाल देखिए, रिजल्ट घोषित हुआ है, बीजेपी की जीत हुई है। हालांकि कांग्रेस की जो अभी सूत्रों से पता चला है कि जो कांग्रेस है उन्होंने एक इलेक्शन पिटीशन को कोर्ट में दायर करने की तैयारी की जा रही है और अगर यहाँ से उन्हें कोई रिजल्ट नहीं मिलता है तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। ठीक है समीर, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को गैरसैंण पहुंचकर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण से शिष्टाचार भेंट की। इस मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच आगामी विधानसभा सत्र को लेकर चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक सत्र की कार्रवाई को सुचारू रूप से संचालित करने और जनहित से जुड़े मुद्दों पर सकारात्मक संवाद को लेकर बातचीत हुई है। मुख्यमंत्री धामी ने विधानसभा अध्यक्ष से भेंट को
सौहार्दपूर्ण और सकारात्मक बताया। वहीं विधानसभा अध्यक्ष ने भी मुख्यमंत्री के साथ हुई चर्चा को महत्वपूर्ण बताया और कहा कि सत्र में सभी पक्षों के सहयोग से अपेक्षा है कि देखिए सत्र जो है वो शिष्टाचार भेंट ऐसे समय में हुई है जब भराड़ीसेन में मानसून सत्र को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई। उत्तराखंड में जल संकट की चुनौती से निपटने के लिए भराड़ीसेन में एक ऐतिहासिक पहल की गई है। विधानसभा भवन में आयोजित विशेष कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने डायरेक्टर इंजेक्शन जल स्रोत पूर्णाभरण योजना का विविध शुभारंभ किया। ये योजना स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय जौली ग्रांट के सहयोग से शुरू की गई, जिसमें उपचारित वर्षा जल को निष्क्रित हैंडपंपों के माध्यम से भूजल में इंजेक्ट किया जाएगा और जिससे जल स्तर में सुधार हो सकेगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने तकनीकी नवाचारों को राज्य की जल समस्याओं के समाधान का मजबूत माध्यम बताया। वहीं विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने इसे उत्तराखंड की भविष्य की जल सुरक्षा का आधार बताते हुए सतत जल प्रबंधन की दिशा में मील का पत्थर करार कर दिया। इस अवसर पर वाइब्रेंट वर्ल्ड ऑफ कोटद्वार शीर्षक के भी एक फोटो संग्रह का विमोचन किया गया। बता दें कि इस योजना में पहले चरण में गैरसैंण और छोटिया विकास खंड के 20 निष्क्रिय हैंडपंप को पूर्ण भरण का पुनः क्रियाशाली बनाया जाएगा। देखिए, भराड़ीसेन में प्रस्तावित मानसून सत्र को लेकर सत्ता पक्ष पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रहा है। विधानसभा सत्र से पहले ही सत्ता पक्ष के मंत्री और विधायक कमर कस चुके हैं। विपक्ष के आक्रामक रुख और संभावित हमलों से निपटने के लिए रणनीति तैयार कर ली गई है। मुख्यमंत्री से लेकर तमाम वरिष्ठ नेता मंत्री इस पर लगातार बैठक और विस्तार से चर्चा कर रहे हैं और विभागीय कामकाज के रिपोर्ट कार्ड के साथ सदन में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों को लेकर विपक्ष के सवालों का सटीक जवाब देने की जिम्मेदारी मंत्रियों को सौंपी गई है। सत्ता पक्ष का कहना है कि सरकार पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ काम कर रही है, लिहाजा विपक्ष के किसी भी आरोप का तथ्यात्मक जवाब दिया जाएगा। वहीं भराड़ीसेन में होने जा रहे सत्र को जनता की अपेक्षाओं से जोड़कर देखा जा रहा है। सरकार के मुताबिक इस बार सत्र के विकास, कानून व्यवस्था और जनहित से जुड़े अहम मुद्दों पर सार्थक चर्चा होगी। समझती हूँ कि जिस प्रकार से पंचायत चुनाव हुए हैं और जिस प्रकार से पूरी व्यवस्थाएं निर्वाचन आयोग ने करी हैं वह अपने आप में प्रशंसनीय है और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से पहाड़ों में चुनाव संपन्न हुए हैं और जिस प्रकार से जनता ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है, हम सभी पंचायतों में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया है। इससे पूर्व में नगर निकाय के चुनाव में भी आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया और उससे पहले विधानसभा या लोकसभा का चुनाव देखेंगे तो भी भारतीय जनता पार्टी जनता ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है। तो मैं समझती हूँ कि विपक्ष के पास में कहने के लिए कुछ भी नहीं है। जनता लगातार आशीर्वाद दे रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लगातार वो नीतियाँ बन रही हैं, वो कार्य हो रहे हैं, वो जनकल्याणकारी योजनाएं जो धरातल पर उतारी जा रही हैं, जिसके कारण से लोग आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं समझती हूँ विपक्ष केवल बौखलाया हुआ है। देखिए, विपक्ष तो हमेशा ही आक्रामक रहता है, विरोध करता है, लेकिन सत्र हमेशा बहुत बेहतरीन तरीके से सुव्यवस्थित चलता है। आज भी वही होने वाला है और मानसून सत्र है। हम लोग आज गैरसैंण में हैं और गैरसैंण से एक संदेश देने का हम प्रयास करेंगे कि उत्तराखंड के हितों के लिए गैरसैंण में बैठकर बहुत कुछ किया जा सकता है। आपदा में जितना काम मोदी जी की सरकार में हुआ है और जितना काम धामी जी की सरकार में हुआ है, मुझे लगता नहीं कि आज़ाद भारत में कभी इतना काम हुआ। और आप देख रहे होंगे कि चाहे धराली की आपदा हो, चाहे केदारनाथ की आपदा हो, पिछले साल में केदारनाथ घाटी में इतनी बड़ी आपदा आई थी, चाहे पिथौरागढ़ की हो, चाहे आज 10 दिन पहले जो हमारे पौड़ी जिले में बड़ी आपदा आई है। पूरी सरकार ने रात दिन वहाँ काम किया है। हमारे जिला प्रशासन ने, हमारे सेना के लोगों ने, हमारे पुलिस के लोगों ने, सब लोगों ने। और मैं कह सकता हूँ कि आपदाग्रस्त के क्षेत्र के जितने भी लोग हैं वो सरकार की नीतियों से भी खुश हैं, सरकार के एक्शन से भी खुश हैं। सरकार ने जितना काम आपदा में किया है उसमें सारे लोग कह रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि मैं अभी वीडियो देख रहा था अपने पौड़ी का, 8 दिन में वहाँ का वैली ब्रिज बन के तैयार हो गया। पूरा नेशनल हाईवे जो है 40 मीटर रोड जो है पूरी बन गई।
आप धराली का भी देख रहे होंगे कि 3 दिन में वहाँ का वैली ब्रिज बन गया। तो बड़ा काम सरकार की तरफ से हुआ है। हम विपक्ष के एक एक प्रश्नों का जवाब देंगे और उनसे भी पूछेंगे कि आप आपदा में जनता के बीच में कितने। भराड़ीसेन में प्रस्तावित सत्र से पहले कांग्रेस ने सरकार को घेरने की तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक हरीश धामी ने पंचायत चुनाव को लेकर सत्ता पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए। हरीश धामी का कहना है कि हालांकि पंचायत चुनावों में सत्ता पक्ष ने वोट चोरी से लेकर नियमों की अनदेखी तक हर स्तर पर लोकतंत्र की मर्यादा को तार-तार किया। उनका आरोप है कि जनता की भावनाओं को दरकिनार कर सरकार ने तानाशाही रवैया अपनाया और लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन किया। विधायक हरीश धामी ने कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर सदन में जोर शोर से उठाएगी और सरकार में जवाब जो है वो भी मांगेगी। उन्होंने कहा कि पंचायत स्तर पर जनता ने अधिकारों का हनन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस मुद्दे पर कांग्रेस विधायक से बातचीत की हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा ने। कांग्रेस ने शुरू से ही अपने आक्रामक तौर दिखाना शुरू कर दिया। वोट चोरी को लेकर कांग्रेस के विधायक विधानसभा के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ठ विधायक हरीश धामी जी, उनसे बातचीत कर रहे हैं। सर, आज फिर एक बार वोट चोरी को लेकर आप लोग आए, पंचायतों में भी इस तरह से मामला आए थे, किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, आप ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं। उत्तराखंड के पंचायतों में जिस तरह के हालात इस बार देखने को मिले, पहली बार तो 2 जगह नाम वालों को चुनाव लेके अनुमति दी गई, फिर रोकी गई, फिर अनुमति दी गई। उसके बाद पंचायत के चुनाव में आपने देखा होगा नैनीताल का प्रकरण, नेता प्रतिपक्ष और विधायक अगर सुरक्षित नहीं है तो आम जनमानस इस प्रदेश में कैसे सुरक्षित होगा। बेताल घाट में गोलीकांड, मेरी धारचूला में जो जनजाति महिला के लिए आरक्षित सीट थी उस पे नेपाल की जो है बोहरा जाति की महिला का जो है जनजाति का सर्टिफिकेट बनाकर उसको ब्लॉक प्रमुख बनाना और प्रशासन का जो हमारी शिकायत पर नहीं सुनना, ये सीधे सीधे हमारा आरोप है। और जो भ्रष्टाचार इस बार इस पंचायत चुनाव में उत्तराखंड में भाजपा की सरकार के द्वारा कराई गई है और जिस तरह से चुनाव आयोग जो है मूक दर्शक बने रहा, तो निश्चित तौर पर इसका परिणाम है कि आज हम सब सड़क से सदन तक जो है इसके लिए लड़ रहे हैं और न्यायपालिका के शरण में भी हैं। और आने वाले समय में 2027 में उत्तराखंड की जनमानस बताएगी इनको कि ये जिस तरह के जो है उत्तराखंड को, जिस प्रदेश उत्तराखंड के साथ जो है देवभूमि को ये एक ऐसे प्रदेश के रूप में बनाना चाह रहे हैं कि जहां पर गुंडागर्दी और बाहुबलियों की चले, तो ये नहीं होगा। और ये उत्तराखंड जो है यहाँ के जो है उत्तराखंड के जो शहीद हैं, जिन उनके बलिदान, उनके त्याग पे ये उत्तराखंड राज्य बना है, ये देवभूमि, और इस देवभूमि को जो कलंकित करने का काम भाजपा ने किया, उसका दंड 2027 में ये उत्तराखंड का जनमानस भाजपा को गद्दी से उतार कर देगी। बिल्कुल। बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ विधायक हैं आदेश चौहान जी, उनसे भी बातचीत कर। सर, किस रूप में देखते हैं आज जिस तरीके का माहौल बना हुआ, चाहे वोट चोरी का, आज जो हमारे उत्तराखंड बनाने में शहीद हुए, आज वो भी शर्मसार होंगे कि हमने उत्तराखंड क्या इसलिए बनाया था कि हमारे जो वोटर हैं उन पर गोली चलाई जाएगी, हमारे वोटरों को लाइन में लगे, जो जिला पंचायत सदस्य वोटर लाइन में लगे थे उनका अपहरण करके ले जाया जाएगा। हाई कोर्ट उसमें संज्ञान ले रहा है, लेकिन उसके बाद भी उन अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं हो रही जो उसके लिए दोषी हैं। वहाँ का डीएम, वहाँ का एसएसपी, क्योंकि उनको सस्पेंड हो जाना चाहिए था कि उनकी देख रेख में ये हो रहा है। तो उसको लेकर हम सड़क से लेकर सदन तक ये लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि ये उत्तराखंड बड़ा शांत प्रदेश है और उन शहीदों को नमन करते हुए हम चाहते हैं, उन शहीदों के सम्मान को हम बचा कर रखना चाहते हैं। कांग्रेस विधायकों ने साफ तौर पर कहा है कि प्रदेश में चाहे यूपी की बात करें, देश की बात करें या फिर उत्तराखंड की बात करें, जिस तरीके से सत्ता पक्ष की तरफ से रुख अपनाया जा रहा है, जिस प्रकार से गुंडागर्दी या कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का काम यहाँ पर हो रहा है, ऐसे में जनता सब देख रही है 2027 में ऐसे ही सरकारों को उखाड़ फेंकने का काम उनकी तरफ से किया जाएगा। कैमरामैन सुनील साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, भराड़ीसेन। मॉनसून सत्र के पहले दिन पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज से बातचीत की हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा ने। सुनिए। शुरुआत हो चुकी है, हमारे साथ हैं पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज जी, उनसे बातचीत करते हैं। सत्र मानसून सत्र गैरसैंण में हो रहा है, बड़ी चुनौती सरकार को, बड़ी चुनौतियां हैं और मार्ग बड़ा अवरुद्ध था, परंतु मुख्यमंत्री जी ने साहस दिखाया और उनका ये मानना है कि पहाड़ पे बहुत से लोग रहते हैं, पूरी आबादी हमारी पहाड़ों पर रहती है, वो भी कठिनाई का सामना करती है, वो कठिनाई में रह सकते हैं तो हम भी सत्र को कठिनाई में कर सकते हैं। मैं उन ड्राइवरों को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने दिन रात जेसीबी चला करके मार्ग को खोला और हम आज यहाँ पहुँच पाए हैं। सर, पूरे प्रदेश में आपदा के हालात बड़े बुरे देखने को मिले, सड़कें सबसे ज्यादा प्रभावित हुई, अभी क्या स्थिति है सर, कितना नुकसान? सड़कें टूट रही हैं पर बनाई भी जा रही हैं और राहत सामग्री सबको मिल रही है, पैसा मिल रहा है और निश्चित रूप में मुख्यमंत्री जी पूरे मनोयोग से लगे हैं लोगों को राहत देने के लिए। सर, पर्यटन की इस समय क्या स्थिति है? यात्रा को लेकर कुछ दिशा निर्देश आपने दिए हैं ताकि लोगों को और खतरा भी? यात्रा भी स्लो चल रही है थोड़ी सी, पर यात्रा का हमारा मार्ग जो है बहुत काफी यात्री आ चुके हैं और निश्चित रूप में हम रिकॉर्ड कायम करेंगे।
अच्छा सर, आज सदन के भीतर बड़े आक्रामक तेवर विपक्ष वालों के दिख रहे हैं, तैयारी पूरी है सर? पूरी तैयारी है। ये कह सकते हैं प्रधानमंत्री सतपाल महाराज ने भी साफ तौर पर कहा कि सत्र के लिए भी पूरी तैयारी है। प्रदेश में जो इसमें हालात आपदा से उपजे हुए हैं, जिससे बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन सरकार तनयोग से मनोयोग से काम करने में जुटी है और उसके सफल परिणाम भी दिखने लगे हैं। कैमरामैन असमिया साथ इंडिया वाइस भराड़ी से। फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में मेरे साथ इतना ही। जल्द होंगे हाजिर, आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।